हे गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू एम बाय। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक नए चैप्टर की शुरुआत, जिसका नाम है फ्रिक्शन यानी घर्षण। आप फ्रिक्शन के बारे में देखते होंगे डेली जीवन में। हम लोग जो फ्रिक्शन है ना, ये हमारे लिए अच्छा भी होता है और फ्रिक्शन हमारे लिए खराब भी होता है। मतलब इसका यह है कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी हैं और फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं, किस तरीके से फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी भी है और किस तरीके से फ्रिक्शन हमें नुकसान पहुंचाता है। तो हम आज के लेक्चर में फ्रिक्शन को करने वाले हैं। तो आप सभी अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे एम बाय अचीव डिफेंस टेली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लाइक कर दें और सभी जगह इसको शेयर कर दें, जिससे कि हम जितने भी स्टूडेंट्स डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी फिजिक्स स्ट्रांग हो जाए और यहां से आपकी जितने भी हम आपको कॉन्सेप्ट्स करवा रहे हैं वो सब कंप्लीट हो जाए, है ना। तो यहां पर हम आज के लेक्चर में फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के टाइप्स क्या होते हैं और फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी क्यों है और फ्रिक्शन हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है, ये सब हम यहाँ पे आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने डेली जीवन में देखा होगा गाइस कि विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वी कैन राइट, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वी कैन वॉक, यानी कि हम फ्रिक्शन की हेल्प से ही हम चल पाते हैं। हमारे पैर और जो ग्राउंड है ना, हमारा जो पैर है और हमारा जो ग्राउंड है जहां पर हम चलते हैं, ग्राउंड और पैर के बीच में फ्रिक्शन होता है, खुरदरापन होता है ना। ग्राउंड अगर खुरदरा होगा, रफ सरफेस होगी, तो हम वहां पे आसानी से चल पाते हैं, क्योंकि ग्राउंड और हमारा जो पैर है उसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा होता है। तो उसी फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आसपास कहीं चिकनी सतह हो, यानी कि स्मूथ सरफेस हो, या फिर आप ऑयल डाल दो, कहीं पे ऑयल गिर गया हो, उस जगह पे अगर आपने पैर रख दिया तो आप फिसल जाते हो। या फिर टेल्कम पाउडर आपने सरफेस पे डाल दिया तो आप उस पर पैर रखोगे, फिसल जाओगे। केले के छिलके पे आप फिसल जाते हो, है ना। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो स्मूथ सरफेसेस होती हैं, जो चिकनी सतह होती है, वहां पर फ्रिक्शन कम होता है और फ्रिक्शन कम होगा तो आप चल नहीं पाओगे, आप फिसल जाओगे। तो हमें यहां पर फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमें यहां पर फ्रिक्शन को एडवांटेज की तरह हम देखते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे आपने ब्लैक बोर्ड देखा होगा, जैसे आपने व्हाइट बोर्ड देखा होगा, या फिर आप जब पेन से जब आप कागज पर लिखते हो तो लिखते वक्त हमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। आप चिकनी जगह पे नहीं लिख सकते हो। आपने ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप पेन ले लीजिए या फिर चौक ले लीजिए और ब्लैक बोर्ड एकदम स्मूथ हो, एकदम चिकना हो, आप उस पर लिखोगे तो फिसलेगी, जो चौक होगी फिसलेगी वो, लेकिन लिख नहीं पाओगे। तो खुरदुरा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? रफ होनी चाहिए। तो वहां पर भी हमें फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। फ्रिक्शन की हेल्प से हम लिख पाते हैं, फ्रिक्शन की हेल्प से हम चल पाते हैं, फ्रिक्शन की हेल्प से आप हीट प्रोड्यूस कर सकते हो। आपने दो हाथ लिए, अपने हाथ लिए दोनों, और दोनों हाथों को आपने ऐसे फ्रिक्शन करवाया, आपने ऐसे रगड़ा, तो आप देखते होंगे कि आपके दोनों हाथ गर्म हो जाते हैं। सर्दियों में आप ज्यादा करते हो, है ना। जब सर्दियों में आप दोनों हाथों को फ्रिक्शन करवाते हो तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है, दोनों हाथ गर्म हो जाते हैं। तो यहां पर हम यही देखने वाले हैं कि कहां पे हमें फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है, कहां पे हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखते हैं और इसके हम टाइप देखेंगे, फिर धीरे धीरे इनको अच्छे से हम सारे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इट ऑलवेज अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ये जो फ्रिक्शन होता है या फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये हमेशा याद रखना, ये रिलेटिव मोशन को, बॉडी के रिलेटिव मोशन को या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मतलब इसका यह है कि सबसे पहले ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये दो ऑब्जेक्ट की जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वहां पर लगता है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहां पर एक सरफेस दिख रही होगी, ये आपको एक सरफेस दिख रही है और इस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस सरफेस पर क्या रखा है? ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब आप जब तक ये ब्लॉक रखा हुआ है, सिंपल, आपने इस पर किसी भी टाइप का फोर्स अप्लाई नहीं किया, जब तक आप इस ब्लॉक पर किसी भी टाइप का फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, यानी आपके द्वारा जो एक्सटर्नल फोर्स है, अगर आपने अभी तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम स्मॉल एफ से दिखा रहे हैं, ये अभी जीरो होगा। किसी भी टाइप का कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल रखा हुआ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कहीं पे भी रखा हुआ है, तो उस पर किसी भी टाइप का कोई फ्रिक्शन फोर्स अपने आप नहीं लगता। फ्लैट स्पेस पे रखा होना चाहिए, ग्रेविटी के अंडर नहीं होना चाहिए। अगर कोई फ्लैट जगह पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सिंपल, तो उस पर किसी भी टाइप का कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है। जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो, तब फ्रिक्शन आ जाता है, अपने आप फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है। और फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेसेस के बीच में लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर अगर देख रहे हैं, तो ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस आपको दिख रही है, इस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है m किलोग्राम का। ये m किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है।
आपने इस m किलोग्राम के ब्लॉक पर ये देखो एक फोर्स अप्लाई किया है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है। तो जैसे ही आप फोर्स लगाना स्टार्ट करते हो तो ये ब्लॉक आगे नहीं बढ़ता है, ये ब्लॉक आगे नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। आप जितना फोर्स बढ़ाते जाओगे उतना ये घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? जितना फोर्स बढ़ाओगे उतना ये फ्रिक्शन फोर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और एक लिमिट तक आप ये फ्रिक्शन फोर्स एक लिमिट तक अपोज कर पाता है, और उस लिमिट के बाद आपने और ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये जो ब्लॉक है ये मोशन में आ जाता है, तब वो दूसरे टाइप का फ्रिक्शन हो जाता है। जब तक ये ब्लॉक मोशन में नहीं आएगा तब तक ये अलग टाइप का फ्रिक्शन है, जो हम आगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में देखेंगे। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि जब आप किसी ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करते हो उसी टाइम पर ये फ्रिक्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, और जितना आप फोर्स बढ़ाते जाओगे उसी के अकॉर्डिंग ये फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। लेकिन एक लिमिट तक आप ये फ्रिक्शन फोर्स एक लिमिट तक अपोज कर पाएगा, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। ठीक है ना, ये हम देखेंगे आगे। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये क्या रहा है? ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा याद रखना कहां पे लगेगा? दो सरफेसेस के बीच में। ठीक है, तो इट ऑलवेज अपोज रिलेटिव मोशन। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, या फिर जो टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन की, जस्ट रिलेटिव मोशन यानी मोशन जस्ट होने वाला हो उसको अपोज करता है फ्रिक्शन। क्लियर है ना? अब हम एक एक करके पॉइंट्स समझते हैं। फ्रिक्शन जनरेटेड ड्यू टू द इररेगुलरिटीज इन सरफेसेस। जो सरफेसेस में इररेगुलरिटी होती है उसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है। देखिए कैसे, जैसे हमने एक सरफेस यहां पर ली गाइस, ये हमने एक सरफेस ली, ठीक है, ये एक हमने सरफेस ली और इस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये हमने एक सरफेस ली और इस सरफेस पर गाइस हमने एक ब्लॉक रख दिया। ठीक है, इस सरफेस पे हमने एक ब्लॉक रख दिया, ये है एक ब्लॉक। ठीक, ध्यान से समझिए, ये हमने इस सरफेस पर एक ब्लॉक रख दिया, ये हमने इस सरफेस पर एक ब्लॉक रख दिया इस तरीके से। ठीक है ना? अब इन दोनों का कॉन्टेक्ट एरिया कहां पर होगा? क्या इन दोनों का कॉन्टेक्ट एरिया ये होगा? ये इन दोनों का कॉन्टेक्ट एरिया होगा। जरा ध्यान से देखो, क्या ये इन दोनों का कॉन्टेक्ट एरिया होगा? देखिए ध्यान से, ये तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट क्षेत्रफल। जितना एरिया कॉन्टेक्ट में होता है, एक दूसरे की बॉडी के कॉन्टेक्ट में होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टेक्ट एरिया बोलेंगे। ठीक है ना? अब इसी चीज को अगर हम गाइस इसी चीज को जूम करके देखें, इसको हम इतने पार्ट को, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इतने पार्ट को हम जूम करके देखें। क्या करके देखें? जूम करके। जब आप जूम करके देखोगे ना तो आपको जो इसकी सरफेस दिखाई पड़ेगी वो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी, इस प्रकार से। एक्चुअल में इस प्रकार की सरफेस होगी जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, एकदम, है ना, डिवाइस का यूज करके जब आप देखोगे तो ये जो सरफेस है ना कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी। ठीक है, और ऊपर जो ब्लॉक रखा है ना उसकी भी सरफेस आपको कैसी दिखेगी? ये जो हरा वाला ब्लॉक, ग्रीन वाला जो ब्लॉक रखा हुआ है गाइस, इसकी भी सरफेस कुछ इस प्रकार से होगी, ये ये ठीक है, ये ब्लॉक रखा हुआ है। अब होता क्या है कि जब आप इसको खींचना स्टार्ट करते हो, अभी ये दोनों रखे हुए हैं, अभी किसी भी टाइप का कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ये एक ब्लॉक दूसरे सरफेस पर रखा हुआ है, अभी किसी भी टाइप का कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ठीक है, अभी फ्रिक्शन जीरो है, यानी जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो तब तक जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी जीरो होता है। लेकिन जैसे ही आपने गाइस यहां पर फ्रिक्शन लगाना, आपने इसको एक्सटर्नल फोर्स से खींचना स्टार्ट किया, जैसे ही आप इसको एक्सटर्नल फोर्स से खींचना स्टार्ट करोगे तो जो इररेगुलरिटीज है ना, इनको बोलते हैं इररेगुलरिटीज। चाहे जितनी सरफेस स्मूथ हो, चाहे जितनी सरफेस चिकनी हो, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपकी इसी टाइप की इररेगुलरिटीज दिखाई पड़ेंगी। बस ये फर्क पड़ेगा कि जो स्मूथ सरफेस होगी, चिकनी सरफेस होगी, उसमें ये दरारें छोटी छोटी होंगी, इररेगुलरिटीज छोटी छोटी होगी। लेकिन जो रफ सरफेस होगी, जो खुरदरी सतह होगी, उसमें इररेगुलरिटीज बहुत बड़ी बड़ी होंगी। क्लियर है ना? इतना फर्क पड़ेगा। तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स से इस ब्लॉक को, m किलोग्राम के ब्लॉक को आप खींचोगे, तब इन दोनों के ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो इररेगुलरिटीज हैं ये फंसे हुए हैं ना, आराम से रखे हुए थे, अब ये ब्रेक होंगी। तो ब्रेक की वजह से कुछ अपोजिशन लगेगा, अपोजिशन फोर्स, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। तो यहां पर ये अपोजिट डायरेक्शन में हम मान लेके चलते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब गाड़ी चल रही होती है और आप साइकिल चलाते हो, कभी कभी साइकिल चलाओ, जब तक आप पैडल चलाते रहोगे तब तक साइकिल चलती रहेगी। जैसे आपने पैडल बंद कर दिए चलाना तो साइकिल धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होते होते जीरो हो जाएगी, यानी साइकिल रुक जाएगी। क्यों?
क्योंकि साइकिल का जो टायर है और जो ग्राउंड की सरफेस है उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो साइकिल की स्पीड को धीरे धीरे कम कर देगा। क्लियर है ना? तो यहां पर ये आपका पॉइंट क्या याद रखना है कि ये जो फ्रिक्शन है ये जनरेट होता है ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन सरफेसेस। सरफेस में जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज होंगी उतना ही उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा। क्लियर है ना? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेसेस, यानी ये जो दो सरफेसेस हैं ये किस इसके मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा फ्रिक्शन, और ये कितना चिकना है ना, कितनी स्मूथनेस है इस पर, कितनी रफनेस है, उस पे भी फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करेगा। तो मेरे ख्याल से ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। व्हेन फ्रिक्शन इज प्रेजेंट इट जनरेट्स हीट्स। हमने ऑलरेडी बताया कहीं भी अगर दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, अगर दो बॉडी आपस में रगड़ रही हैं, अगर दो बॉडी आपस में फ्रिक्शन कर रही हैं, हमेशा वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है। आप कहीं भी चेक करके देख लो, आप कोई भी दो मटेरियल लो और उन दो मटेरियल को आप आपस में ऐसे रगड़ते रहो, थोड़ी देर बाद देखना हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, या हो सकता है आग भी लग जाए, है ना। इसी फ्रिक्शन से आग की खोज हुई थी। जब पहले आग की खोज नहीं हुई थी तो लोग जो पहले के जो लोग थे जो जंगलों में रहते थे उन्होंने पत्थर से ही तो आग जलाई थी, फ्रिक्शन करके। ठीक है ना? तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो जाती है, इसीलिए जो मैकेनिकल एनर्जी है फ्रिक्शन के केस में कंजर्व नहीं रह पाती है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। क्लियर है ना? या फिर कह दो हीट के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। दूसरी बात, ये एफिशिएंसी इंजन की डिक्रीज कर देती है। कौन? फ्रिक्शन। आपने देखा होगा जितने भी इंजन्स हैं, जितने भी गाड़ी के इंजन है, चाहे वो मोटरसाइकिल का इंजन हो, चाहे वो कार का इंजन हो, चाहे वो किसी भी व्हीकल का, किसी भी गाड़ी का इंजन हो, उसमें पिस्टन का यूज होता है, पिस्टन्स होती हैं, और वो पिस्टन्स क्या करती हैं, ऊपर नीचे मूव करती हैं। और जब पिस्टन मूव करेंगी तो जिस सिस्टम में पिस्टन होगी वो मूव करने की वजह से फ्रिक्शन जनरेट करती है, और फ्रिक्शन होता है उनमें, फ्रिक्शन की वजह से हीट डेवलप होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो गाड़ी के इंजन होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं चलते चलते। तो गाड़ी के इंजन गर्म हो जाएंगे तो जल्दी खराब हो जाएंगे। तो अगर हम उस फ्रिक्शन को कम कर दें तो जल्दी से गाड़ी हीट नहीं होगी और जल्दी से खराब नहीं होगी। इसीलिए हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं। आपने देखा होगा गाड़ियों में गियर के बक्से में गियर ऑयल डाला जाता है, जिससे कि गियर जो होते हैं उसके अंदर की जो मैकेनिज्म होती है वो आपस में फ्रिक्शन कम कर पाए, तो हीट कम जनरेट हो। या फिर आपने देखा होगा मोबिल ऑयल डाला जाता है ना, मोबिल ऑयल जब डाला जाता है तो उसको भी फ्रिक्शन कम करने के लिए यूज करते हैं। या फिर आपने देखा हो जो टायर में पहिए होते हैं उसमें जो बैरिंग लगे होते हैं, उस बैरिंग में ग्रीस लगी होती है, वो भी बहुत चिकनी स्मूथ होती है, बैरिंग आराम से घूम पाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है ना? तो एफिशिएंसी फ्रिक्शन की वजह से कम हो जाती है इंजन की, और उन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ आइडिया लगा होगा फ्रिक्शन का आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स एक किस टाइप का फोर्स है। जो फ्रिक्शन फोर्स है ना ये कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आ जाती हैं। दूसरी बात ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। तीसरी बात ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। हमने आपको बताया था जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो आपका स्प्रिंग फोर्स होता है, वो कौन सा फोर्स है? कॉन्टेक्ट, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स है, और सेंट्रल फोर्स है। ठीक है ना? तो जितने भी हमने आपको स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताए थे वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे सिर्फ डिपेंड करता है। ठीक है ना? लेकिन अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे। और ये नॉन सेंट्रल फोर्स है और ये कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि टच में रहते हैं। ठीक है ना? तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन होती है, यानी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम आगे बात करते हैं, यहां पर फ्रिक्शन के टाइप्स देखते हैं। तो जैसे हम फ्रिक्शन के टाइप्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कि सॉलिड में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग, डायनेमिक फ्रिक्शन या फिर रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक एक करके देखते हैं, जरा देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहां पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है?
ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग या डायनेमिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। और तीसरा है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। ये तीनों टाइप के जो फ्रिक्शन ये सॉलिड्स के लिए है। किसके लिए? सॉलिड्स के लिए, ठीक है ना। स्टैटिक, काइनेटिक और आपका रोलिंग फ्रिक्शन, ये किसके लिए है? सॉलिड्स के लिए। सबसे पहले ये आपको एक ब्लॉक दिख रहा होगा यहाँ पर, आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये एक ब्लॉक है। ये जो ब्लॉक है m किलोग्राम का, इस पर आपने एक्सटर्नल फोर्स, अभी ये रेस्ट पर था तो फ्रिक्शन भी 0 था। जब ये ब्लॉक रेस्ट पर है, अभी इस पर आपने किसी भी टाइप का फोर्स अप्लाई नहीं किया है, ये केस नंबर 1 हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। जब आपने इस पर किसी भी टाइप का फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो अभी फ्रिक्शन भी 0 है। लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे वैसे फ्रिक्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है, ये कितना अपोज कर सकता है। अगर आपने इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है ना, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन, इसी को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, इसकी जो गाइस मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया तो फिर ये मोशन में आ जाएगा और वो हो जाएगा ये वाला केस, ये सेकेंड केस हो जाएगा। सेकेंड केस में आपने जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, ये जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया अगर आपने ग्रेटर कर दिया किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे, तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। और उस कंडीशन में जब इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। वो कैसा फ्रिक्शन कहलाएगा? ये काइनेटिक फ्रिक्शन Fk कहलाएगा। तो हम फर्स्ट पे आते हैं। पहले जैसे ही आपने फोर्स लगाना स्टार्ट किया वैसे ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा और ये अभी रेस्ट पर ही रहेगा। लेकिन आप रेस्ट पर है ये ब्लॉक, लेकिन आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये ब्लॉक आगे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसको बैलेंस कर रहा है और वो मैक्सिमम लिमिट तक ही बैलेंस कर पाएगा। तो जब तक ये ब्लॉक रेस्ट पर रहता है तब तक जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं या स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना। और जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तब जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं या फिर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये दो टाइप के फ्रिक्शन समझ आ गए होंगे। और जो तीसरा टाइप का फ्रिक्शन है गाइस, जब कोई ऑब्जेक्ट लुढ़कते हुए जाता है, जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करते हुए जाएगा, रोलिंग करते हुए जाएगा, तब जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो आपने इसको लुढ़काने के लिए फोर्स अप्लाई किया होगा, ये आपने लुढ़काने के लिए इसका फोर्स अप्लाई किया होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में ये रोलिंग फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट याद रखना है, यहीं पर जो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है वो होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन होता है स्टैटिक का फ्रिक्शन, जिसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, और उससे कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और जो सबसे छोटा फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। अभी आप ऐसे ही याद कर लेंगे। यानी सबसे बड़ा जो फ्रिक्शन फोर्स है वैल्यू में, जो जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर आपका रोलिंग फ्रिक्शन। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टाइप के आपको फ्रिक्शन बताए। तो आई होप आपको इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अभी हम इसको फॉर्मूले को हम थोड़ा डिटेल में आगे के लेक्चर अभी आगे देखने वाले हैं। अभी हम जस्ट आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बता रहे हैं, घर्षण के प्रकार बता रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की। स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक लगेगा जब तक कोई बॉडी रेस्ट पर है और आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उस फोर्स को अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन लग रहा है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है ना। और वो जो आप फोर्स लगाए जा रहे हो तो वो एक मैक्सिमम लिमिट तक ही अपोज कर पाएगा फ्रिक्शन फोर्स। तो वो मैक्सिमम लिमिट जो है ना फ्रिक्शन फोर्स की, वो आपकी कहलाती है इस लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है किसी भी वेलोसिटी से, तब उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसके सरफेस के बीच में, तो वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। और जब कोई बॉडी लुढ़कते हुए जा रही होगी तो वो कहलाएगी आपकी रोलिंग फ्रिक्शन, उनके बीच में लग रहा होगा। तो ये जितने भी हमने टाइप के फ्रिक्शन अभी तक बताए ये सब सॉलिड्स के लिए है। किसके लिए? सॉलिड्स के लिए। अब एक होता है एयर के लिए। जब आप हवा में देखते हो, हवा में आप दौड़ते हुए जाते हो, आपने देखा होगा हवा आपको पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करती है, आप आंधी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। या फिर तेज हवा चल रही हो और आप तेज हवा की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलने की कोशिश करो, आप नहीं चल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक फ्रिक्शन, एक अपोजिशन कौन लगा रही? एयर लगा रही है। तो जब एयर आपको चलने से रोके तो उसको क्या बोलेंगे? एयर फ्रिक्शन कहेंगे।
तो आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े एरोप्लेन हैं जब वो ऊपर चल रहे होते हैं, हवा बहुत तेज चल रही होती है ऊपर हाइट पर, मतलब ऊंचाइयों पर, बहुत ऊंचाइयों पर हवा बहुत तेज होती है, तो वहां पर जो एरोप्लेन चल रहे होते हैं उन पर बहुत ज्यादा एयर का फ्रिक्शन लगता है, ठीक है ना। तो ये एयर फ्रिक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एयर फ्रिक्शन, हवा के द्वारा जो अपोजिशन होता है। और ये जितने भी टाइप के फ्रिक्शन है ये जस्ट मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। अब जैसे आपने देखा होगा फ्लूइड की बात करें यानी लिक्विड की अगर हम बात करें, तो लिक्विड में जितनी भी मछलियां होती हैं वो जब मूव कर रही होती हैं आगे, अगर पतला पानी होगा आसानी से मूव कर जाएंगी, अगर थिक पानी होगा मतलब गाढ़ा पानी होगा तो मछलियां थोड़ा धीमे मूव कर पाएंगी, चिपचिपा होगा तो और धीमे मूव कर पाएंगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितना ज्यादा यहां पर विस्कस फोर्स लगेगा उतना कम आसानी से मूव कर पाएंगी कौन? मछलियां। इसका मतलब है कि जो लिक्विड अपोजिशन क्रिएट करता है या जो लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने को अपोज करता है तो वो अपोजिशन क्या कहलाएगा? विस्कस फोर्स, यानी कि ये भी एक टाइप का फ्रिक्शन है, तो ये लिक्विड का फ्रिक्शन कहलाता है। तो जो विस्कस फोर्स होता है श्यान बल या जो विस्कोसिटी है ये किसके लिए? लिक्विड के लिए हम फ्रिक्शन के टर्म्स में यूज करते हैं, मतलब फ्रिक्शन, लिक्विड में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स के टर्म्स में देखते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सॉलिड में बता दिया, लिक्विड में बता दिया और गैस में बता दिया। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं, जरा नोट कर ले सभी स्टूडेंट, फिर हम इसको एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे, समझ आ रहा है सभी को? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, बहुत इंटरेस्टिंग। अब इसके बाद में हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की गाइस बात करें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एज इट इज डायरेक्ट याद रखने हैं। पहले मैं समझा देता हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या। देखिए यहां पर हमारे पास ये एक है, ये हमारे पास गाइस एक है ये सरफेस, ठीक है। देखिए एक हमारे पास ये सरफेस है और इस सरफेस पे हमने एक रख दिया ऑब्जेक्ट, ये हमने इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया इस तरीके से, ठीक है, और ये टच करवा दिया तो ये कॉन्टेक्ट एरिया है। अब देखो जब तक आपने इस पर किसी भी टाइप का फोर्स अप्लाई नहीं किया होगा तब तक फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो होगा। मतलब अगर आपने अभी तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है स्मॉल एफ ये भी अभी तक जीरो है, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पर फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स लगाना स्टार्ट करोगे, इसको खींचना स्टार्ट करोगे, जैसे ही आप यहां से खींचो चाहे आप यहां से फोर्स लगाओ एक ही बात है, तब इसके बीच में जो कांटेक्ट एरिया होगा, जो कांटेक्ट क्षेत्रफल होगा ये वाला, इसी लाइन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज किया उतना ही फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज होगा और इसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको क्या कहा जाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। और अभी ये रेस्ट पर है ब्लॉक, ब्लॉक किस पे है? रेस्ट पर, यानी अभी ये मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। लेकिन होता क्या है, इस फ्रिक्शन फोर्स की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, यानी एक मैक्सिमम लिमिट तक ही ये अपोज कर पाएगा मोशन को, ठीक है। अब जैसे ही आपने जो एक्सटर्नल फोर्स है ये बढ़ाते 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 बढ़ाते, जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज कर दिया, किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे, तो अब ये जो ब्लॉक है ये मोशन में आ जाएगा। और जैसे ही मोशन में आ जाएगा तब उस टाइम पर जो फ्रिक्शन होगा वो बन जाएगा एफ के, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसको हम नेक्स्ट में देखने वाले हैं। इसको हम कहां देखने वाले हैं? नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि जब आप एक्सटर्नल फोर्स को यहां पर लगा रहे हो, है ना, जब आप एक्सटर्नल फोर्स को लगा रहे हो तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है लेस देन और इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक आप लगाओगे, ठीक है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो भी है उससे कम या उसके बराबर जब तक आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। उस पॉइंट तक ये ब्लॉक रेस्ट पर होगा या टेंडेंसी टू मूव होगा, यानी जस्ट मूव करने वाला होगा। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की अधिकतम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, इसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की गाइस, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, इसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ टू सब्सटेंसेस व्हेन दे आर नॉट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी जो स्थैतिक घर्षण है
ये दो सरफेसेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है जब वो ऑब्जेक्ट मूव ना कर रहा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट है, स्थैतिक घर्षण दो पदार्थों की सतहों के बीच घर्षण बल है जब वे एक दूसरे के संबंध में गति नहीं कर रहे होते हैं तब, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, अगर हम सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो ये वेरिएबल है, ये चेंज होता है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करोगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है डिपेंड करेगा किस पे, ये जो एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उस पे डिपेंड करेगा। तो ये फिक्स्ड नहीं, ये वेरिएबल है, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है। हाँ, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कह रहे हैं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो मेरे ख्याल से हम आपको पॉइंट समझ आ गया होगा और हम इसी के फॉर्मूले की बात करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन के फॉर्मूले की बात करेंगे जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये आपको कुछ पॉइंट समझ आएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे जब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है तो कोई मोशन नहीं होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, इट एक्ट्स जस्ट बिफोर रिलेटिव मोशन। हमने बताया कि ये जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है ये मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। नो फॉर्मूला फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए निश्चित फॉर्मूला नहीं है, मतलब जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है ना ये क्योंकि वेरिएबल है इसका फॉर्मूला नहीं होता है। किसका फॉर्मूला होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका फॉर्मूला होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उसी के फॉर्मूले की हम अभी बात करेंगे। और ये क्या है? वेरिएबल है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन को हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितना आप फोर्स अप्लाई करते जाओगे उतना अपने आप को स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज करता जाएगा, तभी तो आप किसी ब्लॉक को हिला नहीं पाते हो। जैसे आप किसी ब्लॉक पर फोर्स लगाना स्टार्ट करते हो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है, क्लियर। अब यहां पर हम बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की हाईएस्ट वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, जिसको हम हिंदी में सीमांत घर्षण कहते हैं। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है आप नोट करें, इट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन which comes into play when an object is just about to slide over the surface of a different object। जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक ऑब्जेक्ट, जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट, मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर पहला वाला ऑब्जेक्ट जब जस्ट मूव करने वाला हो तो उस टाइम पर जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसी को क्या कहा जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है, सीमांत घर्षण कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन आपको ऑलरेडी हमने अच्छे से समझा दी है, नोट कर लेंगे। इट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन which comes into play when an object is just about to slide over the surface of a different object। किसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर कोई ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड होने वाला हो तब उस टाइम पर जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्लियर है। The maximum force of static friction is not dependent on the area of contact। ये भी आपको याद रखना है, जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, दो सरफेसेस जहां पर टच कर रही हैं वो उसका कितना एरिया है उस पर ये वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। ये जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये कॉन्टेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। अभी हम आपको फॉर्मूले से आपको समझा देते हैं। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे हमने आपको बताया कि हमारे पास ये एक सरफेस है, ध्यान से देखिए, हमारे पास ये एक सरफेस और इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ठीक है, ये ब्लॉक रखा हुआ है। अब आपने क्या किया, इस पर जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो इस पर एक पीछे इस डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है स्टैटिक फ्रिक्शन की, इसको अपोज एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने की जो मैक्सिमम लिमिट है उसी को हमने कहा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। तो वही जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है अब वो किसके बराबर होता है? ये हमारे पास m किलोग्राम का कोई ब्लॉक है, ये m किलोग्राम का ब्लॉक है। तो हमने देखा कि इस पर नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगता है? क्या वेट लगता है? वेट W बराबर mg, इतना फोर्स लगता है नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और हमने बताया था एक नॉर्मल रिएक्शन लगती है सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर, सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन लगती है कैपिटल N। नॉर्मल रिएक्शन भी एक तरीके का फोर्स है, ठीक है ना। क्या बताया था हमने? सरफेस की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगती है, क्या लगती है? सरफेस की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। देखिए कैसे, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगी
जस्ट परपेंडिकुलर सरफेस के, इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन के, इसी एन के प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख सकते हैं। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहां पर आ जाता है एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे हम म्यूएस बोल देंगे, इनटू में एन। यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, ये फॉर्मूला हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्योंकि n mg के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर n किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, तो आप इस पर्टिकुलर केस के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को म्यू एस इंटू में mg लिख सकते हो। ठीक है ना, जहां पर म्यू एस की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है डिवाइडेड बाई लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिएक्शन। और इस म्यू एच को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है ना, इसको हम स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती, आप चेक कर लो, यहाँ पर कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये भी फोर्स है, इसकी यूनिट न्यूटन होती है, ये नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है, इसकी भी यूनिट न्यूटन होती है। तो दोनों की यूनिट सेम है, कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, कोई यूनिट नहीं होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं यूनिट लेस क्वांटिटी, और इसको लिख सकते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो दोनों बातें हो गई, यूनिट लेस भी है और डायमेंशन लेस भी है। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस। क्लियर हो गया ये कब लगेगा, जब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही होगी। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लो, नोट कर ले सभी स्टूडेंट्स। अब देखो हमने क्या बताया, जो सेकेंड टाइप का है वो अब आएगा पिक्चर में। जैसे ही आपने जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, ये जैसे ही इसकी वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, एक्सीड कर जाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से जैसे ही आपने ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, तो ये जो ब्लॉक है ये मोशन में आ जाएगा और तब लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो वो हम देखने वाले हैं सेकेंड वाले केस में। ठीक है, वो हम यहां पर देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन को। ठीक, तो पहले हम काइनेटिक फ्रिक्शन के फॉर्मूले को और देख लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन के फॉर्मूले के जब हम आपको बता दें एक बार काइनेटिक फ्रिक्शन के फॉर्मूले को, फिर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पास ब्लॉक रखा हुआ है गाइस, और आपने इधर की तरफ देखो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। आपने इधर की तरफ क्या लगाया, ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये आपने इधर की तरफ ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया। और जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी या स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जैसे आपने इससे एक्सीड कर दिया, यानी जो एक्सटर्नल फोर्स है जैसे ही आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन की या स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड कर गया, ज्यादा हो गया, तो ये आ जाएगा ब्लॉक मोशन में। किसमें आ जाएगा, गति में। और जैसे ही ब्लॉक मोशन में आ जाएगा, तब इनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा तो वो हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एन के। यानी यहां पर जो इसकी नॉर्मल रिएक्शन होगी, इसकी जो गाइस नॉर्मल रिएक्शन होगी, ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगी ना, इसको ऐसे बना देते हैं, ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगी इस नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और नीचे हमें पता है mg फोर्स लग रहा होगा अगर ये m किलोग्राम का ब्लॉक है। ठीक है ना, तो यहां पे ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बनेगा क्या, Fk इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो इन सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा उसको कहा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये आ जाएगा म्यू के इंटू में एन, ये यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला। इसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला। और जो म्यू के है ये आपका हो जाएगा एफ के अपॉन में एन, यानी ये भी यूनिट लेस होगी, डायमेंशन लेस होगी, क्योंकि ये आपका फोर्स अपॉन फोर्स शो कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब जरा यहाँ पर डेफिनेशन को आप पढ़ेंगे आसानी से समझ आ जाएगा। व्हेन द अप्लाइड फोर्स एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जैसे ही आपने अप्लाइड फोर्स को एक्सीड कर दिया, यानी आपने इतना ज्यादा अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर दिया कि वो फोर्स की जो वैल्यू है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, यानी जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कह रहे हैं, उससे ज्यादा हो गई, द बॉडी विल स्टार्ट स्लाइडिंग, तब बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी, मतलब बॉडी मोशन में आ जाएगी।
एंड देन द फ्रिक्शन विल बी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तब जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन एक ही बात है, यानी जो मोशन की वजह से फ्रिक्शन है। क्लियर हो गया? ये नोट करो इतना, फिर हम आगे समझाते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो यहां पर हमने अभी आपको इसके फॉर्मूले को बताया। अब हम यहां पर एक एक करके वापस आते हैं कहां पर, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में। स्टैटिक फ्रिक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट हम आपको पॉइंट्स बताने वाले हैं। जो स्टैटिक फ्रिक्शन की हम बात कर रहे थे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। अब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें सबसे पहले जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। याद रखोगे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी दो सरफेस के बीच में कितना खुरदरापन है, दो सरफेसेस के बीच में कितना स्मूथनेस है, दो सरफेसेस के बीच में कितना रफनेस है, वो इस म्यू से पता चलेगा। और इस म्यू की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। क्लियर है? दूसरी बात, म्यूएस वैल्यू डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड नेचर ऑफ द सरफेस। जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यूएस, इसकी वैल्यू मटेरियल के नेचर पे और मटेरियल की सरफेसेस पर डिपेंड करेगी। जितना स्मूथनेस होगी उतना म्यूएस की वैल्यू कम होगी, और जितना खुरदरापन होगा, रफनेस होगी सरफेसेस के बीच में, उतना म्यूएस की वैल्यू ज्यादा होगी। और जो म्यूएस की वैल्यू है ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, कितना एरिया कांटेक्ट में है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। हाँ, उस एरिया जो सरफेस है उसका नेचर क्या, स्मूथनेस और रफनेस पे डिपेंड करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ आ गए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड। अब जैसे यहां पर हमने ऑलरेडी बता दिया इसका फॉर्मूला। अब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन हमने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला, ये इट एक्ट्स इन रिलेटिव मोशन। हमने आपको बताया कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए, रिलेटिव मोशन कर रहा हो, तब आपका जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। और इट इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। ऑलरेडी हमने आपको ये बताया, जो काइनेटिक फ्रिक्शन था वो किसके प्रोपोर्शनल था, नॉर्मल रिएक्शन के, तभी तो प्रोपोर्शनलिटी हटेगा। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो किसके बराबर आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और इनटू में नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका। क्लियर? अब यहां पर आप ध्यान से देखें, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सरफेसेस। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, कितना सरफेस, दो ऑब्जेक्ट, मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, और ये दोनों कितने पे टच कर रहे हैं उस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना, कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है ये फ्रिक्शन। ठीक है, हाँ, कांटेक्ट एरिया की जो सरफेस है उसके मटेरियल पे उसकी प्रॉपर्टी स्मूथनेस है या रफनेस है, उस पे डिपेंड करेगा। क्लियर है ना? मेरे ख्याल से पॉइंट अच्छे से समझ आ रहे होंगे आपको। और ये कांस्टेंट फोर्स है। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन जो था वो वेरिएबल फोर्स था, वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स था, लेकिन ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये आपका कांस्टेंट फोर्स है। इसीलिए इसका कांस्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है ये वाला, ये। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे इसके फॉर्मूले को। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया। इसके बाद में ये पॉइंट याद रखना, इट एक्ट्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट मोशन। ऑलरेडी हमने आपको समझा दिया। फ्रिक्शन किसी भी टाइप का हो, वो हमेशा मोशन के, ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। किसी भी टाइप का फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना? इसके बाद में इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्लाइडिंग स्पीड एज लॉन्ग एज द स्पीड इज नॉट टू हाई। अगर हम हल्की स्पीड तक की बात करें तो ये जो स्लाइडिंग स्पीड है, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग स्पीड पे फर्क नहीं पड़ता है। आप स्पीड, कितनी स्पीड से कोई ब्लॉक मूव कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन का उस स्पीड से कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना? ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको अभी हमने आपको बताया था, म्यू के से हमने रिप्रेजेंट किया था। दो सरफेसेस के बीच में कितनी स्मूथनेस है, दो सरफेसेस के बीच में, जो दो सरफेसेस, किसी एक सरफेस पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो उन दोनों सरफेसेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको म्यू के से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमने आपको ऑलरेडी बताया किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा जो काइनेटिक फ्रिक्शन था डिवाइडेड बाय जो नॉर्मल रिएक्शन थी। तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है ना? काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। हमेशा याद रखना, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है गाइस ये छोटा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कह रहे हैं, वो ग्रेटर होता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन लार्ज होगा। इसका यार सीधा सा लॉजिक है, इसका सीधा सा लॉजिक क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन लार्ज क्यों होता है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है उसको मोशन में लाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और जितना ज्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है, क्योंकि अपोजिशन ज्यादा है।
जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो उसको हमें मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है एज कंपेयर टू अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, उसको हम और ज्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा फोर्स लगाएं तो और ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। यानी ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको और मोशन में लाने के लिए हमें थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन कम लग रहा होगा, तभी तो वो मोशन कर पा रहा है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो हमें उसको मोशन में लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब जो काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो लार्जेस्ट है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ग्रेटर होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। ये बात समझ आ गई आपको? चले अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, जो हमने यहां पर दो टाइप के फ्रिक्शन देखे, एक हमने कौन सा देखा काइनेटिक फ्रिक्शन, एक हमने कौन सा देखा स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहां पर हमने आपको एक रिलेशन भी बताया कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कह रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ये ग्रेटर होता है किससे, ये गाइस ग्रेटर होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। और यहां पे इनका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसी तरीके से जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये ग्रेटर होता है किससे, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। ये रिलेशन आपको याद रखना, ठीक है ना। अब हम कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं। एक और होता है रोलिंग फ्रिक्शन, उसको भी हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंदाजा लगा देते हैं, बता देते हैं, फिर उसको हम डिटेल में देखेंगे दूसरे लेक्चर में। जैसे हमारे पास ये साइकिल है, साइकिल का पहिया है, और ये है हमारे पास सरफेस, इस सरफेस पर साइकिल का पहिया लुढ़क रहा है। ठीक है, ये गाड़ी लुढ़क रही है इस तरीके से, लुढ़कते हुए जब ये पहिया जाएगा ना, ये जब ये लुढ़कते हुए जाएगा तो ये फोर्स किधर लग रहा है इस पर, राइट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में इधर एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, इसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और इन दो सरफेसेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसको कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और ये एक पहिए की जो रेडियस है उसको हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया, इससे रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल आर से। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है ये म्यू आर कहलाएगा, ये सबसे छोटा होता है, इसके फॉर्मूले को हम आगे देखेंगे। ये आपको अब रिलेशन फाइनल क्या याद रखना है कि ये सबसे कम है। आपको आपने देखा होगा किसी चीज को लुढ़काना बहुत ही आसान है, कोई चीज देखो रेस्ट पर है तो उसको मोशन में लाने के लिए हमें सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको और मोशन में लाने के लिए थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई चीज लुढ़क रही है, लुढ़कते हुए जा रही है, तो उसको लुढ़काने के लिए तो हमें सबसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे कम अपोजिशन लग रहा होगा, सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन होगा। ठीक है ना, तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे छोटा होता था। अब ऑर्डर क्या लिखोगे, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ा होता है, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, और सबसे छोटा क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखो, जैसे स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन उससे कम, और सबसे कम होगा कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। अब इनमें से जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और कोफिशिएंट ऑफ जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती है। लेकिन 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 ये जो रोलिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है इसकी यूनिट होती है, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इसकी यूनिट होती है, और इसकी यूनिट हम कल बताएंगे आपको, यानी नेक्स्ट लेक्चर में। बात समझ आ रही है? चलिए अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फ्रिक्शन के, जैसे व्हीकल स्किडिंग ऑन द रोड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। यानी कि अगर मान लो ये गाड़ी आपको दिख रही है, ये गाड़ी बड़ी तेजी से आ रही थी, और गाड़ी के बीच में और इस रोड के बीच में अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, देखना ध्यान से, गाड़ी और रोड के बीच में अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, अचानक से ब्रेक लगाने पे ये फिसलेगी। देखो ब्रेक लगा दिए, अब ये फिसलती हुई जा रही है, तो किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ए व्हीकल स्किडिंग ऑन द रोड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक लगाने के बाद सड़क पर फिसलता वाहन। ठीक है भाई, इसके बाद में ये एग्जांपल देखो, जैसे आप देख रहे होगे एन आइस स्केटर और स्कायर कमिंग टू स्टॉप, फ्रिक्शन की हेल्प से ये स्टॉप हो जाएगी धीरे से, है ना, यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन की वजह से ये धीरे से रुक जाएगी। क्लियर है ना। इसके बाद में आपने देखा होगा ए बॉक्स बीइंग पुश्ड ऑन ए फ्लोर, एक बॉक्स को आप फर्श पर धकेल रहे हो, तो किसकी हेल्प से, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो थोड़ा कम लगता है। ठीक है, आप इसको खींचते ले जाओ, आप इसको क्या करोगे, खींचते ले जाओ, तो यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा। अब अगर ये मोशन में है तो मोशन में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा या स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। जनरेशन ऑफ हीट ड्यू टू रबिंग ऑफ हैंड्स, हाथों को रगड़ने से आप गर्मी उत्पन्न कर सकते हो। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, फ्रिक्शन के एग्जाम्पल है।
ठीक है ना। ये सब किसके एग्जाम्पल थे, फ्रिक्शन के एग्जाम्पल। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आया होगा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने फ्रिक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ बेसिक्स देखे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी एमवाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, अगर अभी तक नहीं किया इंस्टॉल कर लें, क्योंकि एमवाइब एप्लीकेशन पे आपको 3D एनिमेशन के साथ, 3D विजुअलाइजेशन के साथ कंटेंट मिल जाएगा, जिसको आप इजीली कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं डेप्थ में, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप टेस्ट भी दे सकते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से वहां इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना। और अगर सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहते हो तो आप एमवाइब अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यहाँ पर सभी क्लासेस की पीडीएफ शेयर कर दी जाती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, कीप एम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू।